सेठ जी, आशा करता हूँ कि मेरी बिटिया आपके घर में अच्छे से रहेगी। अरे भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अपने गांव का जमींदार हूँ, जमींदार। और मेरी बहू अच्छे से नहीं रहेगी तो कौन अच्छे से रहेगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो झुमरू, मैं तुम्हारी बिटिया हमारे घर में बहुत अच्छे से रहेगी। मेरे बेटे को देख रहे हो, ये भी बहुत मेहनती है और बहुत ज्यादा हमारे जमीन जायदाद है। हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अरे रे, देख तेरे बाबा ने विदाई भी कर दिया और भेज भी दिया तुझसे बिना मिलाए। बाबा, ये क्या किया आपने? बस मुझे आने में क्या देर हुई, आपने दीदी को ससुराल भेज दिया। अरे क्या करता, वो लोग समय बदलने को तैयार नहीं थे और तू भी मौसी के घर चली गई थी तो चली ही गई थी। अचानक से ब्याह हो गया, सब कुछ तो तय था ही। बाबा, आपने जरा भी इंतजार नहीं किया। अच्छा चल, कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद उसे बुलवा लेंगे हम, मिल लेना तू। अब चल, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ब्याह के बाद घर में इतनी अफरा तफरी है, कौन सा सामान कहाँ है, और मुझे खेत भी जाना है। 10 दिन से खेत पे काम नहीं कर पाया हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे पिएंगे क्या? सोचा है कभी? हाँ बाबा, जा रही हूँ। तू घर का सारा सामान ठीक से ठीक जगह पे रख दे। मैं जा रहा हूँ खेतों में, जरा जल्दी जल्दी खेतों का काम खत्म कर लूँगा। ठीक है बाबा, तुम जाओ। और सुनो, दोपहर का ना कुछ हल्का फुल्का खाना बना लेना। ये पूरी सब्जी खा खा के ना मेरा पेट भी खराब हो गया है और दिमाग भी। चावल दाल, हल्की सी भजिया, ऐसा ही कुछ बना लेना। ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो, ऐसा ही करूँगी मैं। अरे बाप रे, इतना सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, सबको सही सही जगह रखना होगा, बड़ी दिक्कत है। चलो, अब तो चावल बन रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ। बाबा ने कहा था भाजी खाएंगे, आलू की भाजी बना देती हूँ। चलो, भात तो बन गया। अब रही बात भाजी की, कढ़ाई चढ़ाती हूँ और भाजी तल देती हूँ। ओह, देखो तो कितनी सख्त हो गई है मिट्टी। जैसे फसल कटी थी वैसे ही अगर मैं कुड़ाई कर लेता ना तो आज इतनी सख्त नहीं होती मिट्टी। हाँ, लेकिन क्या करूँ, ब्याह भी तो ऐसे मौके पर था कि कुछ कर नहीं सकता था। अरे क्या हाल चाल है झुमरू? अरे ठीक है सेठ जी, आप कैसे आना हुआ यहाँ? अरे मैं नहीं तो कौन बे, यहाँ तुझे पैसे देने वाला मैं, तो मांगने के लिए भी तो मैं ही आऊँगा ना। अरे सेठ जी, अभी तो ब्याह करके उठा हूँ और सारे पैसे भी खर्च हो गए हैं, हाथ भी खाली हो गया है। थोड़ा दिन रुक जाइए सेठ जी, फिर आपको सारे पैसे वैसे सब मिल जाएंगे। अरे भाई, मैंने सुना है तूने बगल के गांव के जमींदार के घर अपनी बिटिया का ब्याह किया। अब तुझे पैसे की क्या कमी? हाँ मालिक, अब तो इसे कोई कमी नहीं है मालिक। अरे कैसी बातें करते हैं, मैं क्या अपने समधी को बोलूँगा मुझे पैसे दे दो, वो भी अभी नया नया में? अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई, ऐसा करना ठीक थोड़ी है। देख भाई, मैं तो तुझे समझाने आया था कि मुझे पैसे चाहिए और याद दिलाने आया था, सो मैंने याद दिला दिया। अब तुम्हारी मर्जी, और तुम मुझे कम से कम 15 दिन के अंदर पैसे दे दोगे, इस बात को अच्छे से समझ लो। और चलता हूँ मैं।
पता नहीं किस्मत में क्या है, ये सेठ तो जान के पीछे पड़ा है। चलो घर चलता हूँ, आज पूरी कुड़ाई वैसे भी नहीं हो पाएगी, थका हुआ हूँ। शादी ब्याह के परेशानियों में खाना खाऊंगा और चुपचाप सोऊंगा, आराम करूंगा तो फिर शरीर की थकान मिटेगी। अरे गौरी, खाने को है बिटिया? हाँ बाबा, खाना बन गया है। तुम्हारे लिए मैंने एकदम साधारण खाना बना दिया है। हाँ हाँ, खिला दे मुझे। आओ बाबा, अंदर आ जाओ। ये लो बाबा। हाँ, एकदम बढ़िया खाना बनाया है तुमने। यही खाना मैं खाना भी चाहता था। बाबा एक बात पूछूं? हाँ पूछना। कब चलेंगे हम? अरे हम नहीं चलेंगे, बुला लेंगे उसे। बाबा जल्दी बुला लो ना, अब तो दीदी के गए हुए वक्त भी होने लगा। अरे पागल कहीं की, आज ही गई है, कौन सा वक्त होने लगा? कम से कम 15 दिन बाद बुलाऊंगा, तब जाकर अच्छा होगा। अरे वाह, अच्छी है बहू। मुझे तो लगा था पता नहीं तुम किसे लेकर आओगे हमारी बहू बनाने के लिए। अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं अपने इकलौते बेटे का ब्याह कर रहा हूँ। ब्याह तो बढ़िया से करूँगा ही ना। देखो बहू बहुत अच्छी है, बेचारी, इसका ख्याल रखना। हाँ, मैं कौन सा ख्याल नहीं रखने वाली हूँ, मैं तो ख्याल रखूंगी ही। और अपनी ये नकचिड़ी बेटी, इसे कहना थोड़ा बहू से सीखे कुछ। बाबा आप तो गैरों के सामने भी मेरी बुराई ही करने लगते हैं। अरे बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुझे कुछ सीखने को कह रहा हूँ। कल को किसी के घर में ब्याह करके जाएगी तो कम से कम अच्छे व्यवहार तो रखेगी ना। अरे बाबा मैं सब सीख लूंगी। अरे तुम छोड़ो इन चीजों को और जाओ, जाकर गोदाम में देखो। गोदाम से खबर आई थी, मुनीम जी बोल रहे थे मालिक को भेज देना। अच्छा जाता हूँ मैं। कालू जा बेटा, तू भी खेत में देख ले क्या हाल चाल है। ये शादी ब्याह के चक्कर में वहाँ पर फसलें बर्बाद तो नहीं न हो रही है, और सारे मजदूर पंछी अच्छे से काम तो कर रहे हैं ना? हाँ बाबा जा रहा। अरे रे क्या बात है, तू तो लगता है राज रानी बनने के लिए आई है। अम्मा देखो तो सही, अब ये इकलौते भैया की पत्नी है, सारा कुछ तो इसी का होगा। ये पूरा धन संपत्ति सब तो इसी का होगा ना। अरे ठहर जा, अभी मैं जिंदा हूँ, सब इसका किसका होगा? अभी मैं हूँ ना। हाँ अम्मा जरा देखो। देख क्या रही है? जाकर बर्तन है, चूल्हे में खाना है, सब बनाना शुरू कर। अम्मा अभी? हाँ अभी नहीं तो कब? जाकर जल्दी से खाना बना। अच्छा अम्मा जाती हूँ। कहाँ है रसोई? चल दिखा देती हूँ। जा रे बिटिया, सब काम इसे दिखा दे, सारा काम इसे कल से करना है, इसके दिमाग में अच्छे से भर दे। ठीक है अम्मा, एकदम से बता दूंगी। चलो भाभी रसोई दिखा देती हूँ तुम्हें। ये लो भाभी, ये है रसोई। यहाँ पर तुम्हें खाना बनाना है और सारे कपड़े पास के तालाब में ले जाकर धोना है और बर्तन भी मांजना है। अरे लेकिन इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में कोई नौकर नहीं है। अरे रे वाह वाह वाह, आते ही नौकर चाहिए। अम्मा ने नौकर रखे थे, लेकिन जब पता चला तुम्हारा ब्याह हो रहा है तो अम्मा ने सारे नौकर हटा दिए और कहा कि अब घर में एक खाना खाने वाली आ गई है, तो फिर काम भी तो वही ना करेगी। अच्छा ठीक है, मुझे काम करने में कभी भी संकोच नहीं होता है। मैं तो अपने घर में भी काम करती थी, मैं काम कर लूंगी। एक बात और याद रखना, मेरे बेटे या पति दोनों में से किसी को पता चला तो फिर इतनी पिटाई करूंगी कि उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। और मैंने सुना है तेरा बाप एक किसान है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, याद रखना। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, ये तो हमारे घर की बात है, मैं काम कर लूंगी।
अरे ये खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। ये खाना तो लगता नहीं है तुम्हारी हाथ का है। हाँ हाँ, मेरे हाथ का नहीं है, तुम्हारी बहू ने बनाया है। तुम्हारी बहू जिद कर रही थी। अरे वो तो अभी नई नवेली है। घर के नौकर चाकर क्या मर गए जो उसे काम करने के लिए दे रही हो? अरे वो ही जिद कर रही थी। उसने ही सारे नौकरों को कहा है कि तुम लोग अलग अलग काम करो, रसोई का काम मैं कर लूंगी। क्यों बिटिया? हाँ हाँ बाबा, भाभी ने ही कहा कि मैं खाना बनाऊंगी। अरे चलो, बहुत अच्छी है। ये तो व्यवहार की अच्छी लगती है। वाह, रूप भी है, गुण भी है। खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है। मजा आ गया इसका खाना खा के। तो क्यों रे, कैसा लगा कालू? हाँ बाबा, खाना अच्छा ही बनाती है। चलो कोई बात नहीं है। तूने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो तेरी बीवी इतनी अच्छी है, वरना आज के समय में तो अच्छे लोगों की बहुत कमी है। ऐसी बहुएं तो मिलती ही नहीं है। जा, वहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जाकर साफ कर दे। अम्मा भूख लगी है, खाना खा लेती। सारे खाना खाएंगे, उसके बाद तू खाना खाएगी, याद रखना। अरे बहू, तुम भी आ जाओ ना हमारे साथ। तुम कभी खाना नहीं खाती हो। अरे वो कहती है कि बड़ों के साथ खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है। ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वो बाद में खाती है। पता नहीं, लेकिन अगर साथ खाती तो हमें भी अच्छा लगता बिटिया। नहीं बाबा, आप लोग खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी। और कुछ दूं? हाँ हाँ, थोड़ा दाल दे दे। जारी, अब जाके तू भी खा ले। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। अम्मा कुछ तो बचा ही नहीं है। अरे इसीलिए तो मैंने उसे भेजा है, 2-4 दिन भूखी रहेगी, समझ में आएगा। यहाँ मुफ्त की माल तोड़ने आई है। हाँ, मेरी संपत्ति, मेरी रसोई, मेरा जमीन, और ये आई है राज करने को। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। बाबा अब बहुत वक्त हो गया है, आप खाना खाओ और हम चलेंगे दीदी के यहाँ। अरे तू दीदी के यहाँ न जा, मैं जाऊँगा। मैंने खबर भिजवाई थी, लेकिन उधर से कोई खबर ही नहीं आई। लगता है जैसे कि वो आने देना नहीं चाहते हैं। अब मैं जाऊँगा, लेकर आऊँगा, यहीं पर मुलाकात हो जाएगी। नहीं बाबा, मैं भी जाऊँगी। बहुत दिन हो गया, एक तो आपने यूं ही ब्याह करवा दी, मेरा इंतजार भी नहीं किया। ऊपर से दीदी चली गई है तो अभी तक आई भी नहीं है। अरे बिटिया, घर में बहुत काम है। फसल पड़ी हुई है, टीकू सेठ माथे पे चढ़ा हुआ है, उसे भी पैसे देने हैं। अब तू यहाँ न रह के वहाँ जाएगी। बाबा तुरंत जाएंगे हम लोग और तुरंत आ जाएंगे। बैलगाड़ी वाले को बुला लो। तू भी ना एकदम जिद्दी है। बिजली मेरी बिटिया जिद्दी नहीं है, तू पूरी की पूरी जिद्दी है। हाँ बाबा, चलो कोई बात नहीं है। अब हम बैलगाड़ी से जाएंगे, थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा और मजा भी लगेगा। बाबा किसी मिठाई वाले के दुकान से मिठाई तो ले लेते। हाँ हाँ, वो देख बैलगाड़ी में 4 मटके लिए हैं रसगुल्ले के। बिटिया के घर खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। हाँ बाबा, ये काम आपने बहुत अच्छा किया है। अरे भाई कहाँ है जमींदार बाबू? अरे वो तो खेतों पर निकल गए हैं और उनके बेटे वो गोदाम निकल गए हैं। उनकी बहू कहाँ पे है? बिजली वो तो तालाब गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तालाब? अच्छा, हम लोग यहीं रुकते हैं। बाबा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अभी हम बाहर ही रहते हैं, देखे तो सही क्या है। अरे ये तो छोटी और बाबा है, वो मुझे ऐसे देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं पीछे से निकल जाती हूँ। ए दीदी, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। अरे
मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, चुप करो। मुझे क्या आंखें मेरे बटन बन गए हैं क्या? अरे बिटिया, तू ये इतना सारा बर्तन लेकर कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या दीदी, तुम तो नौकरों वाले काम कर रही हो। इतने बड़े परिवार में ब्याह करके ये क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दीदी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं पहले तुम्हारे घर चलती हूँ, अभी पता चल जाएगा। चलो तो मेरे साथ अपने कमरे में। बाबा अभी घर के अंदर मत आना। ठीक है, नहीं आऊँगा। अरे रे रे, इतना देर लगा दिया। और ये किसे लेकर आई है? साथ में नौकरानी लेकर आई है। वाह 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 वाह, मतलब कि हम इसे खाना देंगे, खर्चा देंगे और एक नई नौकरानी। हाँ, ऐस करने के लिए। सुन रही, तू ही हमारी नौकर है और तुझे लंबे समय तक काम करना है। आदत डाल ले। अच्छा तो ये सच है। अब सच निकल कर सामने आ रहा है। ठहरो, चलो। अरे क्या हो गया? तुम दोनों बहनें क्या क्या खुशुर फुशुर कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा देखो तो सही, यहाँ पर इसको तो पूरा परेशान किया जाता है। ये तो बहुत दुखी है। इसे नौकर की तरह व्यवहार किया जाता है। बाबा ये किस घर में आपने ब्याह कर दिया? आपने लगता है ठीक से छानबीन भी नहीं करी। लोग कहते हैं बेटी का ब्याह करने से पहले 100 बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन आपने तो जैसे तैसे ब्याह कर दिया। अरे नहीं बिटिया, हमने अच्छे से पता किया था। जमींदार बाबू के बारे में गांव में सब अच्छा अच्छा बोल रहे थे, और कालू के भी बारे में। क्यों बिटिया, वो लोग भी बुरे हैं क्या? बाबा वो लोग बहुत अच्छे हैं, और आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हो। आप अंदर जाओ और अच्छे से मुलाकात करो। अरे ये तो बहुत ही गलत है। मैंने अपनी बिटिया का ब्याह किया और ये लोग मेरी बिटिया को प्रताड़ित कर रहे हैं। बाबा मैं अभी ठीक करती हूँ, आप परेशान मत हो। जमींदार बाबू ये क्या हाल है? अरे कौन हो तुम? अब बहू ये कौन है? पापा ये। अरे ये तो इसकी छोटी बहन है पापा। अरे क्या बात है लड़की, तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो? हमने आपको अपनी बहन दिया, आपके घर में अच्छे से सुख शांति देख कर दिया। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने हमारी बहन के साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया, ये कितना गलत है। अरे ये क्या कह रही है? ये सब बातें गलत है। हमारे घर में खुद नौकर चाकर है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों बेटा, तू ध्यान नहीं रखता है क्या? नहीं बाबा, मैं तो ध्यान रखता हूँ। माँ से भी हमेशा कहता हूँ कि बिजली का ध्यान रखना। माँ भी ध्यान देती है। आपकी माँ और आपकी बहन दोनों ही बहुत दुष्ट है, और दोनों ने मेरी दीदी का जीना हराम कर रखा है। अरे ये क्या बात कह रही हो? मेरी माँ और मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार से रखती है। मैंने कितनी बार उन्हें प्यार से बातें करते देखा है। अरे वो तब जब आप सामने होते हो। आपके जाने के बाद वो हमारी बहन को बुरी तरीके से प्रताड़ित करती हैं। वो बहुत बुरे हैं, वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। अरे अभी बुलाओ, मैं देखता हूँ। कहाँ हो? बाहर आओ बिटिया, तुम भी बाहर आओ। देखो तुम जो हो सच बोलना, याद रखना तुम भी एक लड़की हो, तुम्हारा भी ब्याह कहीं होगा, और तुम्हारी माँ जैसा कर रही है मेरी बहन के साथ, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं मैं तो सच बोलूँगी। अम्मा तो बहुत ज्यादा परेशान करती है। अम्मा तो भाभी को खाने को भी नहीं देती है, घर का सारा काम करवाती है। इतना सारा काम मैं करूँ तो मैं तो मारी ही जाऊंगी। अरे ये तो तुमने बहुत गलत किया। आप दूसरे की घर की लड़की को लाकर इस तरीके से प्रताड़ित किया। कोई नहीं, अब तुम अकेली रहोगी, तुम दोनों अकेली रहोगी। हम लोग ही सिर्फ बहू के साथ रहेंगे। नहीं बाबा, ऐसा मत करिए। परिवार सब एक साथ रहता है तभी अच्छा लगता है। परिवार जब अलग अलग होता है तो टूट कर बिखर जाता है, और टूट कर बिखरने वाला परिवार कभी लंबा समय तक नहीं चल पाता है। ये बिल्कुल सही नहीं होगा। देखा, समझो इससे। और तुम तो सिर्फ जुल्म करना आता है तुम्हें। नहीं बिटिया, माफ कर दे, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैंने गलती कर दी, मेरी गलती की सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, सभी को नहीं। अम्मा ऐसी बातें मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और हम लोग सब साथ रहेंगे अच्छे से।
चलो मिलना भी हो गया, तुम लोगों से खाना वाना भी हो गया। अब मैं निकलती हूँ। चलो बाबा, फसल पड़ी हुई है, सेठ जी याद है ना? अरे हाँ, चल चल चल, चलो अच्छा हुआ सबसे मुलाकात हो गई। आप लोग भी कभी हमारे घर आया कीजिए। और फिर बैलगाड़ी आगे निकल जाती है। बैलगाड़ी में बैठकर सब चले जाते हैं। एक बहुत पुरानी बात है। किसी रेगिस्तानी इलाके में एक पहाड़ था, एकदम पथरीला। उसके ढलान पर घास का एक तिनका तक नहीं उगता था, ना ही कोई जानवर, पक्षी या कीड़ा मकोड़ा वहाँ रहता था। सूरज की गर्मी में पहाड़ तपता था और ठंडी हवा की झोंकों से ठिठुरता था। वो केवल बारिश की बूंदों और सर्दियों की बर्फ ही छू पाता था। वहाँ और कुछ महसूस करने को था ही नहीं। पहाड़ दिन रात टकटकी लगाए आसमान में आते जाते बादलों को घूरता रहता था। उसको दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा का बदबक की तरह रट गया। वह अक्सर रात को दूर दराज स्थित अनगिनत तारों को उदय और अस्त होते देखता था। उस वीरान रेगिस्तान में देखने के लिए और कुछ था ही नहीं। लेकिन एक दिन पहाड़ पर एक नन्ही चिड़िया आई। कुछ देर तक उसने पहाड़ के ऊपर चक्कर काटा, फिर सुस्ताने और अपने पंखों को संवारने के लिए उस पर रुकी। पहाड़ को उसके पंजे के स्पर्श का एहसास हुआ। जब चिड़िया ने अपने पंखों को एक चट्टान से रगड़ा तो पहाड़ ने उसके रोएदार पंखों की कोमलता को महसूस किया। पहाड़ चकरा गया, क्योंकि आज तक आसमान से ऐसी कुछ भी चीज उसके पास नहीं आई थी। फिर पहाड़ ने पूछा, अरे कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं चिड़िया हूँ, मेरा नाम खुशी है। मैं दूर देश से आई हूँ, जहाँ चारों ओर हरियाली है। हर वसंत के मौसम में मैं हवा में ऊंची उड़ानें भरती हूँ। मैं अपना घोंसला बनाने, अंडे सेने और बच्चे को बड़ा करने के लिए एक उपयुक्त स्थान चुनती हूँ। यहाँ कुछ देर सुस्ताने के बाद मुझे अपने खोज पर दोबारा निकलना होगा। फिर पहाड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा किसी चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हारा यहाँ से जाना बिल्कुल जरूरी है? क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो? खुशी ने सिर हिलाया। चिड़िया जिंदा जीव होती है, उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी चाहिए होता है। यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं उगा है, ना ही यहाँ कोई झरना है जिससे मैं पानी पी सकूं। अगर तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो तो किसी और दिन वापस तो आओगी ना? पहाड़ ने पूछा। खुशी कुछ देर चुप रही। आखिर उसने कहा, मुझे दूर दूर तक जाना होता है और बीच बीच में आराम लेने के लिए मैं अनेकों पहाड़ों पर रुकती हूँ, पर आज तक किसी पहाड़ ने मेरे आने जाने की कोई परवाह नहीं की। इसलिए मैं तुम्हारे पास दोबारा अवश्य लौटना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा मैं बसंत में अपना घोंसला बनाने से पहले ही कर पाऊंगी, क्योंकि तुम खाने और पानी से बहुत दूर हो। इसलिए मैं यहाँ केवल चंद घंटों ही ठहर पाऊंगी। मैंने तुम्हारे जैसी किसी चिड़िया को पहले कभी नहीं देखा। पहाड़ ने अपनी बात फिर से कहा, पर अगर तुम कुछ घंटों के लिए भी वापस आओगी तो तुम्हें देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। फिर खुशी ने कहा, हाँ, एक बात और है जिसे तुम्हें समझना चाहिए। पहाड़ हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, पर चिड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। मैं अगर हर बसंत तुमसे मिलने आऊं तो भी मैं कुछ ही बार आ पाऊंगी। चिड़ियों की उम्र लंबी नहीं होती। फिर पहाड़ ने कहा, जब तुम्हारा आना बंद हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन अभी जाने के बाद अगर तुम वापस नहीं आई तो उससे मुझे और भी गहरा दुख होगा। खुशी पहाड़ की एक ओट में चुपचाप बैठी रही। फिर वो एक मधुर गाना गाने लगी, बिल्कुल घंटी की आवाज जैसा। पहाड़ के जीवन में यह पहला संगीत था। गाना खत्म करने के बाद खुशी ने कहा, मेरे आने जाने की आज तक किसी भी पहाड़ ने परवाह नहीं की है। इसलिए मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, अपनी बाकी जिंदगी के हर वसंत में मैं तुम्हारा अभिनंदन करने वापस आऊंगी। मैं तुम्हारे ऊपर उड़ने और तुम्हें अपना गीत सुनाने वापस आऊंगी, क्योंकि मैं केवल कुछ ही सालों तक जिंदा रहूंगी। इसलिए मैं अपने एक
एक बेटी का नाम खुशी रखूंगी और उसे तुम तक पहुंचाने का रास्ता बताऊंगी। मेरी बेटी भी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी। हर खुशी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी। कितने ही वर्ष क्यों न बीते, तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए हमेशा हमेशा एक नन्ही मित्र जरूर आएगी। वो तुम्हारे ऊपर उड़ेगी और तुम्हें एक मधुर गीत सुनाएगी। फिर पहाड़ ने कहा, काश तुम यहाँ हमेशा के लिए रह पाती, पर मैं इस बात पर खुश हूँ कि तुम वापस आओगी। मुझे अब जाना है, क्योंकि जहाँ मुझे खाना और पानी मिलेगा वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा, तो अगले साल तक के लिए अलविदा। और वो चिड़िया उड़ गई। उसके पंख सूर्य की रोशनी में झिलमिला रहे थे। पहाड़ उसे लगातार टकटकी निगाहों से देखता रहा। फिर वो दूर अंतहीन शून्य में विलीन हो गई। उसके बाद साल दर साल हर वसंत के मौसम में एक छोटी चिड़िया पहाड़ पर गीत गाती हुई आती और कहती, मेरा नाम खुशी है और मैं तुम्हारा अभिनंदन करने आई हूँ। कुछ घंटों वो पहाड़ के ऊपर उड़ती या उसकी एक चट्टान पर सुस्ताती और मधुर गीत गाती। चिड़िया के आने पर पहाड़ हर बार वही सवाल दोहराता, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सदा के लिए यहीं रह सको? हर बार खुशी उसको जवाब में कहती, नहीं, पर मैं अगले साल वापस जरूर आऊंगी। हर साल पहाड़ बेसब्री से खुशी के आने का इंतजार करता। हर साल खुशी का चला जाना पहाड़ के लिए और मुश्किल होता रहा। इस प्रकार 99 वसंत आए और गए। 100वां वसंत पर जब खुशी का जाने का वक्त आया तो पहाड़ ने फिर से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम सदा के लिए यहीं रह सको? खुशी ने हर बार की तरह वही उत्तर दिया, नहीं, पर मैं अगले साल वापस आऊंगी। पहाड़ ने खुशी को आसमान में विलीन होते हुए देखा और अचानक उसका दिल टूट गया। सख्त पत्थर फट गया और पहाड़ के अंतकरण से आंसुओं की धार झरने जैसे बहने लगी। अगले वसंत पर एक नन्ही चिड़िया गीत गाते हुए आई, मैं खुशी हूँ और तुम्हारा अभिनंदन करने आई हूँ। इस बार पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोता रहा, यह सोचकर कि चिड़िया जल्द ही चली जाएगी और फिर लंबे महीनों के बाद ही वापस आई। खुशी पहाड़ के एक चट्टान पर बैठकर उसके बहते आंसुओं की सैलाब को देखती रही। फिर वो पहाड़ के ऊपर उड़ी और हमेशा की तरह गीत गाने लगी। उसके जाते समय पहाड़ जोर जोर से आंसू बह रहा था। मैं अगले साल वापस आऊंगी, खुशी हल्के स्वर में कहकर उड़ गई। अगले वसंत जब खुशी लौटी तो उसकी चोंच में एक बीज था। पहाड़ अभी भी आंसुओं की धारा बह रहा था। खुशी ने झरने के पास एक चट्टान की झिरी में उस बीज को सावधानी से दबा दिया, जिससे कि बीज में नमी मिलते रहे। फिर खुशी पहाड़ के ऊपर उड़ी और उसे अपना मधुर गीत सुनाया। पहाड़ अपने दुख के कारण कुछ बोल नहीं पाया। यह देखकर खुशी एक बार फिर उड़ चली। इस घटना के चंद हफ्तों बाद चट्टान की झिरी में छुपे बीज का कल्ला फूटा और उसने अपनी छोटी जड़ों को नीचे की ओर फैलाना शुरू किया। जड़ें नीचे की ओर सख्त चट्टानों तक पहुंची और पत्थरों को तोड़ते धीरे धीरे छोटी छोटी झिरियों में फैलने लगी। भीगे पत्थरों से जड़ों को पोषण तत्व मिलने पर बीज में से एक नन्हे पौधे ने अपना सिर उठाया। पत्तों की हरी उंगलियों प्रकाश की ओर बढ़ने लगी, पर पहाड़ अभी भी गहरे दुख में डूबा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थी। छोटे से उस पौधों को वह देख नहीं पाया। अगले वसंत खुशी अपनी चोंच में एक और बीज लाई। उसके अगले वसंत एक और। वह एक एक बीज को झरने के पास चट्टान के किसी झिरी में छिपाती हुई पहाड़ को अपना मधुर गीत सुनाती। पहाड़ बस रोता रहता। इस तरह समय बीता गया और नए पौधों की जड़ों के पास के सख्त पत्थरों को पिघलाया। पत्थर के चूड़े से मिट्टी बनती गई और कहीं कहीं पर कोई दिखाई देने लगी। झरने के आसपास कई प्रकार की घासें और छोटे छोटे फूल के पौधे निकलने लगे। हवा के झोंके से आए नन्हे कीड़े मकोड़े ने पत्तों के बीच अपनी उछल कूद शुरू कर दी। इस तरह से एक नन्ही चिड़िया ने पहाड़ की जिंदगी ही बदल डाली।